हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। मैजिकल माइंड्स, आज हम फोर्थ 5 ईयर प्लान के डिटेल्स को देखेंगे कि इसका क्या टेन्यूर रहा और क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो था फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो वेल्थ और इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना था। ये सारे हमारे प्लान्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो हमारा स्टेट है उसके वेल्थ और इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना। ये फिर बेस्ड था गार्डगिल फार्मूला पे, जिनका मेन फोकस था ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ सेल्फ रिलायंस बनना। और इस टाइम जो थी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसका टाइम था 1 अप्रैल 1969 से टू मार्च 31 1974। और इन्हीं के बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे की कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके रिजल्ट्स भी हैं वो हम आगे कवर अप करेंगे। तो देखिए, फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टाइम था वो था 1 अप्रैल 1969 से और एंड हुआ था 31 मार्च 1974। और यही हमारा फाइनेंशियल ईयर भी होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मेन मोटो ये था कि ग्रोथ बढ़ाना है और स्टेबिलिटी रखना है इंडियन इकोनॉमी में, साथ ही साथ हमें प्रोग्रेस करना है, सेल्फ रिलायंस बनना है अपने देश पे। हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर के कंट्रीज़ पे, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए उन पे ना ज़्यादा डिपेंड होके खुद सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना है। ये इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के देखने से पहले अभी हम थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी हेड थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो इस टेन्यूर में 14 इम्पॉर्टेंट बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब कि राष्ट्रीयकरण किया गया, जो इंक्लूड करता है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को एडवांस करने पे जोर दिया गया। साथ ही साथ जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश बना है, उसका वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 हुआ। ये भी इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 कहलाता है, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट किया गया। और जो भी और हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थे उस पर फोकस किया गया। और इसी टाइम में बफर स्टॉक का कंसेप्ट लाया गया। ओके, फिर साथ ही साथ जो हमारे उस टाइम भी सूखा पड़ गया था कुछ हिस्सों में, तो सूखे से निपटने के लिए भारत सरकार ने ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो चलिए अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले ये इंश्योर करना ये कि ग्रोथ रेट जो हो हमारा 5.7 पर एनम होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है वो और आगे बढ़ सके। सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करना, आत्मनिर्भर बनना, किसमें? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। जैसे कि इसमें भी हमारा ग्रोथ रेट होना चाहिए था 5% पर एनम, इंडस्ट्रियल के लिए सॉरी एग्रीकल्चर के लिए 5.5% किया गया था, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट है उसके लिए 8% ये मान के चला गया था, टारगेट लेके चला गया था। फिर उसके बाद था कि टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई है उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए सही तरीके से। हाँ, कि जो प्राइस स्टेबिलिटी लेवल है वो देश में बनी रहे। टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज ऑफ जनरल कंजम्पशन, जो भी आम सामान्य हमारे जो कमोडिटीज सामान होते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गए, घर में यूज़ करने के लिए चीज़ें हो गए, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये इतनी कमी नहीं होना चाहिए कि हमें बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़े। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमारा एक्सपोर्ट भी होगा, हम दूसरे देश को भी दे सकते हैं। इस पे फोकस किया गया। फिर हमारा जो है सेटअप बफर स्टॉक्स कंट्री में ये डाला गया एग्री प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि जो उसका प्रोडक्शन एक लिमिट के बाद हो जाए तो उसको रखने के लिए स्टोरेज बनाया जाए, कि जिसकी वजह से हमारा बफर स्टॉक क्रिएट हो, कि हमें फ्यूचर में अनाज की कमी ना सहना नहीं उसको
क्या कहते हैं, लैक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ना बियर करना पड़े इन फ्यूचर। फिर इससे क्या होगा, अगर बफर स्टॉक होगा तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रहेगा और स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस इससे भी रिलेटेड जो है वो रहेगी, वो कभी फ्लक्चुएट नहीं होगी। प्लस टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन था वो भी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लोजन हो गया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए गए, शहर शहर गांव गांव। इस चीज़ को भी इसमें प्रमोट किया गया कि अ, हमें ज़्यादा जनसंख्या नहीं वो करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो रिसोर्सेज की भी कमी होती है और सही तरीके से गवर्नमेंट उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। फिर हमारा जो था ग्रोथ रेट अचीव करना था 7% पर एनम, एक्सपोर्ट का ग्रोथ रेट जा उसे बढ़ाना था। फिर करना था हमें कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करना था कि लोगों को काम मिल सके, तो उस पर फोकस किया गया कि काम को कैसे बढ़ाया जाएगा, इंडस्ट्री लगाया गया। प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया गया, ना इस लेवल पे नहीं जो कि अब प्रेजेंट में है, पर उस टाइम भी थोड़े थोड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें प्रमोशन प्रमोशन दी जाती थी कि ये सारी चीज़ें होगी तो इंडियन इकॉनमी और जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनकी बेहतरी के लिए ये सब हो सके। फिर उसके बाद था जो जो बैकवर्ड एरियाज थे और जो उनको डेवलप करना है। बैकवर्ड एरिया वो एरिया होते हैं जो पिछड़े हुए एरिया हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चले जाओ शहर से बाहर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, वहाँ का जो ट्राइबल एरिया है, जिन जो समाज के साथ उतने अलाइन होके नहीं चलते हैं, जिनका भी रहन सहन बहुत बैकवर्ड एरिया है, जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो उन सारे स्टेट्स में जहाँ पे एजुकेशन नहीं है उनको डेवलप करना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, ये इसमें आता है बैकवर्ड एरियाज में। पिछड़े जो एरियाज होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसी को कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। फिर था जो रीजनल इम्बैलेंस था कि कहीं छोटी छोटी मुद्दों पे लड़ाई झगड़े होना जिसकी वजह से रॉयट्स क्रिएट होते थे, उन सभी को बैलेंस करना कि ये सारी चीज़ें फ्यूचर में ना हो। पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर से जॉब क्रिएट हो सके और बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम हो। टू इंश्योर सोशल कंट्रोल और बैंक्स, बैंक को भी मैंने अभी बताया कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया, तो बैंक में लोगों का विश्वास बढ़े, लोग अपने पैसे को जमा जमा करें, जिससे बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट किया गया। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी और जस्टिस इन सोसाइटी। ये फर्स्ट प्लानिंग से ही हमारा रहा है मोटो कि जो सोसाइटी में इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सके और सबको अच्छे से मिले जीवन जीने का मौका और आगे बढ़ते रहने का। फिर उसके बाद था कि जो हमारा ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाया गया, जैसे मैंने पहले बताया था। ये तो रहे ऑब्जेक्टिव्स फोर्थ 5 ईयर प्लान के। चलिए थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। नोट्स में क्या रहा कि ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम जो था 3.80 रहा, जो कि टारगेट से बहुत कम था। क्योंकि मैंने हम पहले भी बताया कि इसी टाइम में इंडिया के 3 वॉर हो चुके थे, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो भी कम हुआ और जो जहाँ पे ध्यान देना था वहाँ पे कम ध्यान दिया गया ड्यू टू वॉर। तो हमारा जो नेशनल इनकम ग्रोथ रेट था वो यहाँ पे कम हुआ। फिर फूड ग्रेन जो था वो इंक्रीज हुआ था, उसका ग्रोथ रेट था 2.7। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था वो था 4 पॉइंट, जो कि टारगेट लेवल से थोड़ा सा नीचे ही था। ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड प्राइस इंक्रीज, जो आपको पता है होलसेल प्राइस जो थे वो आपके 61% इंक्रीज हो गए थे। पहले बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया था, तो इसी को ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाए। और ये हमेशा ही सरकार का ये मोटो रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो
इन्फ्लेशन को सही रखे, ना कि ज़्यादा हाई रखे ना ही ज़्यादा लो रखे, और ग्रोथ रेट भी अच्छा चले, और फोकस रहता है कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। करेंसी इकॉनमी में करेंसी तब ज़्यादा आएगी जब हम अपनी चीज़ों को बाहर के बाज़ार में बेचेंगे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो कि हमें हमें इकोनॉमिकली ताकतवर बनाता है। सो ये रहा फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके जो रिजल्ट्स हुए। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ दूसरे लेसन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।